Hello students, welcome to class 10th and today we are starting the second point of chapter number 5 of history, that is the age of industrialization. So that the second point is hand labor and steam power. In the previous videos we have studied about the inaugurations of factories and what is the condition of before the inauguration of factories in India, that we have studied. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, कि हैंड लेबर और स्टीम पावर जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस होती थी हैंड लेबर और स्टीम पावर की, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. देखिए विक्टोरियन ब्रिटेन यानी कि जहाँ पर ब्रिटेन जो था वहाँ पर ह्यूमन लेबर की कोई भी शॉर्टेज नहीं थी. पुअर पीजेंट्स एंड वैग्रेंट्स मूव्ड टू सिटीज़ इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब्स. पुअर पीजेंट्स और वैग्रेंट्स जो हैं वो मूव करते थे, सिटीज़ में जाते थे. लार्ज नंबर्स, वैग्रेंट्स मीन्स जो ऐसे घुमक्कड़ जीवन जो जीते थे, लैंडलेस लेबर्स जो होती थी, तो वो बहुत ही लार्ज नंबर में जॉब सर्च के लिए सिटीज़ में जाते थे, वेटिंग फॉर वर्क, और वर्क मिलने का इंतज़ार करते थे. एज़ यू विल नो वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लेबर. जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ पर लेबर बहुत ज़्यादा प्लेंटी यानी लेबर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर वेजेस बहुत ज़्यादा कम दी जाती हैं. जहाँ पर लेबर ज़्यादा होगी वहाँ पर वेजेस उतनी ही कम होंगी. सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर. तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लेबर की शॉर्टेज की कभी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर लेबर तो बहुत ज़्यादा थी. दैट्स वाई जो प्राइसेस ऑफ द लेबर थे वो बहुत कम देने पड़ते थे. So industrialists had no problem of labor shortage and high wage cost. They did not want to introduce machine. उन्हें मशीन इंट्रोड्यूस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मशीन इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड थी, और मशीन से सस्ता जो था वो यहाँ पर हैंड लेबर अवेलेबल हो जाया करता था. That got rid of human labor, जिससे ह्यूमन लेबर से छुटकारा मिल जाए. एंड रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो वो इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे और ह्यूमन लेबर से ही अपना काम चला रहे थे. इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में लेबर की जो डिमांड थी वो सीजनल थी. गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी. गैस वर्क और ब्रेवरीज जो थी वो बिजी थी थ्रू द कोल्ड मंथ्स में. एंड सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड. तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दे मीट पीक डिमांड की. उन्हें ज़्यादा वर्कर्स चाहिए थे, क्योंकि देखिए कोल्ड मंथ्स में गैस वर्क भी बहुत ज़्यादा था और ब्रेवरीज का वर्क भी बहुत ज़्यादा था, तो पीक डिमांड हो गई थी, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की नीड थी. बुक बाइंडर, प्रिंटर, केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड. क्रिसमस डिमांड में केटरिंग का काम, बुक बाइंडर का काम, प्रिंटर्स का काम. विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर. और विंटर ही वो टाइम होता था जब शिप्स को रिपेयर किया जाता था. एंड स्प्रूस्ड अप, क्योंकि उस समय तो जो नदियाँ वगैरह होती थी, जो ओशियंस वगैरह होते थे, उसमें ट्रैवलिंग नहीं होती थी, उसी टाइम में शिप्स की रिपेयरिंग की जाती थी. इन ऑल सच इंडस्ट्रीज़ वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद दिस सीज़न. और जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर सीज़न के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्शन में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो आते थे. इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीज़न. इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो यूजुअली क्या करते थे, प्रेफर करते थे हैंड लेबर को, एंड एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीज़न. एम्प्लॉइंग वर्कर्स को उस सीज़न में काम देते थे. तो ये देखिए काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस. अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट की एक रेंज है जिसे प्रोड्यूस किया जाता था ओनली विद हैंड लेबर, सिर्फ हैंड लेबर के थ्रू. मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज गुड. मशीन तो सिर्फ उसके लिए रखी जाती थी जहाँ पर ओरिएंटेड गुड्स, जहाँ पर यूनिफॉर्म यानी बिल्कुल एक जैसी और बहुत ही स्टैंडर्डाइज गुड्स जो थी वो मास मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती थी. बट द डिमांड इन द मार्केट वॉज ओपन फॉर गुड्स विद इंटीग्रेट डिज़ाइंस एंड स्पेसिफिक शेप्स. लेकिन मार्केट के अंदर जो डिमांड है गुड्स के लिए वो इंटीग्रेट डिज़ाइंस और स्पेसिफिक शेप्स के लिए बहुत ज़्यादा आने लगी. यानी कि डिज़ाइंस और जो स्पेसिफिक शेप्स हैं उनके लिए डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी. इन मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में फॉर इंस्टेंस 500 वेराइटीज़ ऑफ हैमर्स वर प्रोड्यूस.
500 वेराइटीज़ यानी कि वेराइटीज़ जो थी हैमर्स की यानी हथौड़ों की 500 वेराइटीज़ प्रोड्यूस हुई एंड 45 काइंड ऑफ एक्सेस और एक्सेस के 45 यानी कुल्हाड़ियों की 45 टाइप्स और हैमर्स के 500 टाइप्स जो थे वो प्रोड्यूस किए गए। दीज रिक्वायर ह्यूमन स्किल नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, इसमें ज़रूरत थी ह्यूमन स्किल की ना कि मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये हैमर्स और एक्सेस जो थे वो सिर्फ किसकी देन थे, ह्यूमन स्किल यानी हैंड लेबर की देन थे। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लासेस द एरिस्टोक्रेट एंड द बॉर्गीज, एरिस्टोक्रेट्स और बॉर्गीज प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड, वो प्रेफर करते थे चीज़ों को जो कि जो हैंडमेड होती हैं। एरिस्टोक्रेट्स और बॉर्गीज जो होते थे, हैंडमेड प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, और उस समय हैंडमेड प्रोडक्ट्स जो थे वो सिंबलाइज करते थे रिफाइनमेंट को और कुछ क्लास को। दे वर बेटर फिनिश्ड, काफ़ी अच्छे से उसे फिनिश किया जाता था यानी उनकी जो फिनिशिंग होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। इंडिविजुअली ऑर्डर देकर उनको प्रोडक्शन किया जाता था उनका। एंड केयरफुली डिज़ाइन, और उन्हें बहुत ही ध्यान से डिज़ाइन किया जाता था। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़, मशीन मेड गुड्स जो थी वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़, वो कॉलोनीज़ के लिए एक्सपोर्ट के लिए थी। मशीन मेड गुड्स जो थी यानी कि कॉलोनीज़ में एक्सपोर्टेशन के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आए और कॉलोनीज़ के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। इन कंट्रीज़ विद लेबर शॉर्टेज, कंट्रीज़ में जब लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट वर कीन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वर कीन ऑन, वो बहुत उत्सुक थे मैकेनिकल पावर यूज़ करने के। जब भाई लेबर शॉर्ट हो गई तो मैकेनिकल पावर ही उन्हें यूज़ करनी पड़ेगी। सो दैट नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, जिससे ह्यूमन लेबर की जो नीड है उसे मिनिमाइज कर दिया गया। दिस वॉज द केस इन 19th सेंचुरी, ये केस था 19th सेंचुरी का अमेरिका में, ब्रिटेन में। हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स, जिसमें ह्यूमन हैंड्स को हायर करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, यानी कि लेबर को उन्हें हायर करने में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। लाइफ ऑफ द वर्कर्स, अब देखिए ये तो वर्कर्स का हो गया कि किस तरीके से वर्कर्स को अपॉइंट किया जाता था। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की जो लाइफ थी वो किस तरीके की थी, यानी वर्कर्स जो थे वो कैसे सर्वाइव कर रहे थे और उनका एनवायरनमेंट कैसा था। एबेंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ्स ऑफ वर्कर, एबेंडेंस यानी कि लेबर की एबेंडेंस जो थी मार्केट में उसने बहुत ज़्यादा, यानी जब लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी तो उससे बहुत इफ़ेक्ट हुई वर्कर्स की लाइफ। एज न्यूज़ ऑफ पॉसिबल जॉब्स, जैसे कि न्यूज़ के बारे में पता चलता है कि पॉसिबल जॉब्स ट्रैवल टू द कंट्री साइड, वो पॉसिबल जॉब्स जो कि कंट्री साइड यानी बाहर जाकर कंट्री में क्या की जाती थी, जॉब्स की जाती थी। हंड्रेड्स ट्रैम्प्ड टू द सिटीज़, हंड्रेड्स ऑफ पर्सन्स जो थे वो सिटीज़ में गए थे। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेड ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंडशिप, एक्चुअल पॉसिबिलिटी जो थी जॉब गेट करने की डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप, जिसमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क किसका था, फ्रेंडशिप एंड किन रिलेशंस यानी नाते रिश्तेदारियों का जो जॉब थी वो उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड थी। भाई फ्रेंडशिप वगैरह में जो या रिश्तेदारियों वगैरह में जो जॉब मिल जाती थी, जैसे कोई किसी की नॉलेज में हो, किसी के घर में कोई वर्क है तो उस तरीके से ये लोग जॉब करते थे। इफ़ यू हैड अ रिलेटिव और फ्रेंड इन अ फैक्ट्री यू वर मोर लाइकली टू जॉब क्विकली, अगर आपके कोई भी किसी भी फैक्ट्री में कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव काम कर रहा है तो आपको बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। बट नॉट एवरीवन हैड सोशल कनेक्शंस, लेकिन सभी के सोशल कनेक्शंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे। मैनी जॉब सीकर्स हैड टू वेट वीक्स, बहुत सारे जॉब मांगने वालों को काफ़ी हफ्तों का इंतज़ार करना पड़ता था। स्पेंडिंग नाइट्स अंडर ब्रिजेस और इन नाइट, पुल के नीचे ऐसे मतलब कि बिना किसी भी केयर के उन्हें नाइट शेल्टर्स में, धर्मशालाओं वगैरह में उन्हें जॉब्स के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। अदर्स वेंट टू
सम स्टेड इन नाइट रिफ्यूजीज, कुछ नाइट रिफ्यूजीज में रुकते थे, दैट वर सेटअप बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा सेटअप किया गया था। अदर्स वेंट टू द कैजुअल वार्ड्स मेंटेन्ड बाय द पुअर लॉ अथॉरिटीज़, और बाकी जो थे वो कैजुअल वार्ड्स में गए थे जिसको मेंटेन किया गया था पुअर लॉ अथॉरिटीज़ की के द्वारा। तो ये कैजुअल वार्ड्स यानी उन्हें नाइट में जिनकी परेशानियां जिनको थी, जॉब मांगने आते थे और उनका कोई रिलेटिव नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी फैक्ट्रीज़ में, तो उन्हें जॉब मिलना इतना आसान नहीं था, उन्हें काफ़ी हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था, तब जाके उन्हें जॉब मिलती थी। सीजनैलिटी ऑफ वर्कर्स इन मैनी इंडस्ट्रीज मीन्ड प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स विदाउट वर्क। सीजनैलिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सीजनैलिटी जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में उन लोगों को बिना वर्क के रखती थी, यानी कि उन्हें बेरोज़गार कर देती थी, अनएम्प्लॉयड कर देती थी, क्योंकि जब जिस प्रोडक्ट का सीज़न चलता है तो जब सीज़न नहीं होता था तो वो अनएम्प्लॉयड रहते थे। आफ्टर द बिजी सीज़न वॉज ओवर, जब बिजी सीज़न ओवर हो जाता था, पुअर वर ऑन स्ट्रीट्स अगेन, तो फिर वो गलियों में आ जाते थे, सड़क पर आ जाते थे। सम रिटर्न टू द कंट्री साइड, और कुछ लोग कंट्री साइड में चले जाते थे आफ्टर द विंटर, विंटर के बाद, यानी विंटर्स में जो लेबर की डिमांड होती थी वो ज़्यादा होती थी और उसके बाद उन्हें जॉब से निकाल दिया जाता था, और फिर जब दोबारा ज़रूरत होती थी तब उन्हें बुलाया जाता था। तो व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इन रूरल एरियाज़ ओपनड इन प्लेसेस, जब डिमांड जो थी लेबर की वो रूरल एरियाज़ में प्लेसेस में ओपन हुई, बट मोस्ट लुक फॉर ऑड जॉब, लेकिन सभी ने ऐसी ऑड जॉब्स जो थी वो उनके लिए देखा भाली की, विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, जिसे मिड 19th सेंचुरी में ढूंढना बहुत मुश्किल था। वेजेस इंक्रीज समवॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी, वेजेस जो थी वो अर्ली 19th सेंचुरी में इंक्रीज़ की गई, धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगी, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था और लेबर जो थी वो बहुत मेहनत कर रही थी, तो और लेबर ने डिमांड भी की, तो उनकी कुछ 19th सेंचुरी में थोड़ी बहुत जो मजदूरी है वो उनको इंक्रीज़ कर दिया गया। बट दे टेल अस लिटिल अबाउट द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, लेकिन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ऐसे कोई भी काम नहीं किए गए। The average figures hide the variations between trade and fluctuations from year to year, क्योंकि एवरेज फिगर्स जो हैं वो तो हाइड किए गए थे, ट्रेड और जो भी फ्लक्चुएशंस ईयर टू ईयर उसमें आ रहे थे। फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग नेपोलियनिक वॉर, जब नेपोलियनिक वॉर हुआ तो उस समय में जो प्राइस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए, सिंस द सम वेजेस कुड नाउ बाय फ्यूअर थिंग्स। अब आप यानी चाहे वेजेस इंक्रीज़ भी हो गई थी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अब महंगाई बहुत बढ़ गई थी, तो जिस पैसे से आप जो कम पैसा मिल रहा था उसी से आप काफ़ी चीज़ें खरीद पा रहे थे, लेकिन अब जब वेजेस बढ़ गई थी तो भी उससे आप उतना जो प्रोडक्शन है वो नहीं खरीद पा रहे हैं। मोरओवर द इनकम ऑफ वर्कर्स डिपेंडेड ऑन नॉट ऑन द वेज रेट अलोन, जो वर्कर्स हैं उनकी जो इनकम है वो सिर्फ वेज रेट पर ही डिपेंड नहीं थी। व्हाट वाज आल्सो क्रिटिकल द पीरियड वॉज द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द नंबर ऑफ डेज, यानी कितने दिन उन्होंने काम किया है, ये उनकी एवरेज डेली इनकम को डिसाइड करता था। एट द बेस्ट टाइम ऑफ टिल मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर। 10% जो थी अर्बन पॉपुलेशन वो क्या थी, पुअर थी। इन पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक स्लम, और जब इकोनॉमिक स्लम्प आया 1830s में, यानी कि डिप्लेशन आया, मार्केट में डिफ्लेशन हुआ, मंदी आई, तो प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड वेंट अप टू एनीथिंग बिटवीन 35 and 75% इन डिफरेंट रीजन। 1830s में प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड का जो प्रपोर्शन था वेंट अप टू एनीथिंग, वो अनएम्प्लॉयमेंट का 35 से 75% तक अनएम्प्लॉयड हो गए लोग, यानी उनको जॉब से निकाल दिया गया। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड द वर्कर्स हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अनएम्प्लॉयमेंट का जो फियर था वो इस वजह से भी था कि नई टेक्नोलॉजी जो है उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है, इस वजह से भी वो लोग ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, अब हमें अनएम्प्लॉयड कर दिया जाएगा, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें शायद लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन द स्पिनिंग जेनी वॉज इंट्रोड्यूस, और जब स्पिनिंग जेनी यानी स्पिनिंग करने के लिए एक मशीन का नाम है, स्पिनिंग जेनी जो थी वो वुलन इंडस्ट्री में जब इंट्रोड्यूस हुई, वुमन हु सर्वाइव, ये मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। देखिए ये स्पिनिंग जेनी है, यानी कि ये स्पाइंडल से इसी से जो क्लॉथ है वो बनाया जाता था। जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में तो क्या हुआ, देखिए वुलन इंडस्ट्री में जब इसका इंट्रोडक्शन हुआ, वुमेन हु सर्वाइव ऑन हैंड स्पिनिंग, वुमेन जो अपनी
बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन, जो हैंड स्पिनिंग से सर्वाइव कर रही थी अपनी लाइफ को, दिस कन्फ्लिक्ट, तो उन्होंने अटैक कर दिया मशीन्स पर, यानी कि वो जो थी उन्होंने धीरे धीरे मशीन्स को स्टार्ट किया यूज़ करना। दिस कन्फ्लिक्ट द ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो इंट्रोडक्शन था जेनी का वो काफ़ी लंबे समय तक हुआ। आफ्टर द 1840s बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज़, फिर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होने लगी सिटीज़ में। ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं एम्प्लॉयमेंट की वो देखी जाने लगी। रोड्स वर वाइडन, रोड्स जो थे उन्हें चौड़ा किया गया। न्यू रेलवे स्टेशंस बने, रेलवे लाइन एक्सटेंड हुई, न्यू रेलवे स्टेशंस बने, रेलवे लाइन एक्सटेंड हो गई, और टनल्स यानी कि सुरंग खोदी गई। ड्रेनेज और सीवर्स बने, यानी कि नदियाँ वगैरह जो टेम्प्रेरी हैं वो भी बनाई गई। रिवर्स एम्बैंक्ड, रिवर्स पर एम्बैंकमेंट किया गया, यानी कि उन पर डैम्स बनाए गए। नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, और इनमें भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे 1840s में वो जस्ट डबल हो गए। एंड डबल्ड अगेन इन सब्सिक्वेंट 30 ईयर, और डबल हो गए वो वापस से 30 ईयर्स में, बहुत ज़्यादा डबल हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज़। कॉलोनीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कैसे हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कि कॉलोनीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या कंडीशन था। सो रीड दिस केयरफुली टिल द सेकेंड पॉइंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।